Hello everyone and welcome to Avision Institute, your partner for success. And here's your educator रजत दुबे। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एज यूजुअल डेली करंट अफेयर्स फॉर 7th of Feb 2023। और आज डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, कुछ इंटरेस्टिंग भी है और कुछ दुखद भी है। जैसा कि आप सबको पता चला होगा, टर्की में रिसेंटली बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया है, जिसकी वजह से हजारों से ज्यादा लोग जो हैं वो जान गंवा चुके हैं। अभी जो है वो करंट हम अपडेट आपको दे रहे हैं संग संग में, तो ये फर्दर डेटा बढ़ सकता है, घट सकता है, तो डेटा को लेकर के हम इस पर नहीं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है अर्थक्वेक का उसको हम देखेंगे और टर्की का जो लोकेशन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है उसको हम देखेंगे। साथ साथ में जिन लोगों को अभी टर्की के अर्थक्वेक में वो नहीं रह गए हैं तो उसके लिए बिल्कुल हम दुख व्यक्त करते हैं और साथ साथ में हम कोशिश करते हैं कि हम सब कंट्री जो हैं एक साथ मिलकर के टर्की के लिए साथ खड़े रहे, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस चीज को लेकर के कहा है। तो यस, वी आर ऑलवेज देयर विद टर्की एंड विद द एंटायर वर्ल्ड। तो इसी के साथ हम लेक्चर जो है वो बिगिन करते हैं। सो the first topic for today is UNESCO to soon declare vis Bharati the world's first living heritage university। अभी तक जो होता था वो जो टैग दिया जाता था यूनेस्को के द्वारा वो लिविंग को नहीं दिया जाता था, तो कहीं ना कहीं यूनेस्को ये पहली बार जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी को लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात कर रहा है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए कंटेक्स्ट देखते हैं। इस यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड करा था? तो हमारे पहले नोबेल लॉरेट जिनको लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1921 में। इस यूनिवर्सिटी का नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी और इसको मतलब हेरिटेज टैग देने की बात करी गई है यूनेस्को के द्वारा और ये दुनिया का पहला ऐसा लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बन जाएगा। तो आप सबको ध्यान रखना है किसके द्वारा स्थापित किया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ईयर 1921, नाम क्या है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और इसको यूनेस्को जो है वो लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए, नॉर्मली जो हेरिटेज टैग दिया जाता है वो डेड मॉन्यूमेंट को दिया जाता है। ठीक है, ये पहली बार होगा दुनिया में कि पहले मतलब एक लिविंग यूनिवर्सिटी को ये दर्जा दिया जाएगा जो कि स्टिल फंक्शनिंग है। ठीक है, तो यूनेस्को से मिलने वाला ये पहला ऐसा बन जाएगा। और इसका आइए लिए चलते हैं आपको सीधा हम कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी क्या है उसके बारे में। तो इसको फाउंड करा गया 1921 में और इसको नोबेल लॉरेट जो हमने बताया आपसे रविंद्रनाथ टैगोर उनके द्वारा करा गया था, विश्व भारती सोसाइटी के द्वारा, जो कि रजिस्टर्ड है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। मई 1922 में रजिस्टर कराया गया था। 1922 में ही विश्व भारती जो है उसको इनॉग्रेट किया गया था सेंटर फॉर कल्चर के तरह और एक्सप्लोर करने के लिए आर्ट्स वगैरह, लैंग्वेज वगैरह, ह्यूमैनिटीज वगैरह, म्यूजिक वगैरह, और ये रिफ्लेक्ट करता है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को जो कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स के द्वारा चलाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, साथ साथ में जो स्ट्रक्चर्स हैं इन इंस्टीट्यूट्स का, ये आपको आर्किटेक्चरल एक्सप्रेशंस को दर्शाएंगे, जो कि कालोबारी एक मड का स्ट्रक्चर है जहां पे जो कोल तार होता है उसको फिनिश किया जाता है स्कल्पचर पैनल्स वगैरह में, और मास्टर मुशाई स्टूडियो वगैरह जो कि एक सिंगल स्टोरेड स्ट्रक्चर बनाया गया है पहली बार, प्रिंसिपल ऑफ कला भवन नंदलाल बोस। और बाकी आपको ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921, रविंद्रनाथ टैगोर और यूनेस्को का लिविंग हेरिटेज का दर्जा। ठीक है, चलिए अब आपको नेक्स्ट हम लिए चलते हैं। अगेन ये भी काफी न्यूज में है, रिसेंटली भारत सरकार ने 200 से ज्यादा चाइनीज एप्स को बैन करा है। ठीक है, ये जो एप्स है वो क्यों बैन किए गए हैं, इसका मेजर कारण जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये एप्स जो है वो लोन प्रोवाइड करते थे। तो ये जो लोन प्रोवाइड करते थे ये उनका डेटा ले लेते, जैसे हम जो इंडियंस होते थे जो उनसे लोन ले लेते थे, तो हमारा जो पर्सनल डेटा वो लेते थे, उस डेटा का इस्तेमाल करके वो कहीं ना कहीं उस डेटा को ब्रीच करते थे, उसको सेल कर देते थे या फिर हैरेस करते थे। अब कई लोग कैसा है कि डिफॉल्ट मतलब वो जो लोन ले पाते थे वो दे नहीं सकते थे, तो उस चक्कर में कैसा है कि वो डिफॉल्टर हो जाते थे, और उस केस के लिए कहीं ना कहीं ये एप्स जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाती थी, इतना ज्यादा कि कुछ लोगों ने यहां तक कि सुसाइड कमिट कर लिया फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो इस चीज को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार, तेलंगाना सरकार, ओडिशा सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है कि आप इन एप्स को बैन करो, कहीं ना कहीं ये प्रेशर बना रहे हैं हमारे भारतीयों के ऊपर, और इस तरीके से हमारे भारतीयों का डेटा भी एक तो ले रहे हैं और साथ साथ में उनके ऊपर इस तरीके से प्रेशर बना रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं मेंटली, फिजिकली, कि वो परेशान हो जा रहे हैं, उनको मरने के अलावा कोई और रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उन चाइनीज एप्स पर बैन करा गया है। पहले भी हमने देखा है गरीना, फ्री फायर, पबजी वगैरह को लेकर के कि उन्होंने बैन करा है। अब यहाँ पे आपको ये लोन एप्स जो है वो बैन करने के लिए मिल जाएंगे। अच्छा, आप कहोगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलिवेंट है सर? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलिवेंट है वो बिल्कुल है सर, क्योंकि सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है उसके तहत बैन किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो भी एप्स को बैन किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी जिसको हम कहते हैं, वो बैन करती है।
किस सेक्शन के तहत? तो सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, आपको साथ साथ हम दिखा सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया चाइना जो है वो बहुत कारणों से न्यूज में है। आपको इस वजह से हम थोड़ा सा मैप भी दिखा देते हैं। अभी बात चल रहा है कि वाटर वॉर भी हो सकता है, यानी पानी को लेकर के जंग की बात हो रही है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर आप मैप को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि ये जो एंटायर इंडिया है, आप देख रहे होंगे ये हमारा प्रिय भारत, और इस भारत में आप देख रहे होंगे हम प्रिय भारतवासी जो रहते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ आपके सामने चाइना नजर आ रहा होगा, और ये जो रीजन है, ये रीजन आप ब्रह्मपुत्र वाला नदी जो है, इंडस यहाँ से आपको जो नजर आएगा, सतलुज वगैरह, ठीक है, और मेकोंग का जो रिवर है, ठीक है, म्यांमार होते हुए ये जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फ्लो होती है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं चाइना जो है वो मोनोपोली बना रही है। क्या बना रही है कि वो डैम्स क्रिएट कर रहे हैं, चोरी चोरी वो डैम्स क्रिएट कर रहे हैं, और इस पानी को खुद में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जो पानी भारत नेचुरली फ्लो के होके आना चाहिए था, वो पानी अभी कैसा है कि वो चाइना खुद इस्तेमाल कर ले रहा है। ऑल्दो पॉपुलेशन दोनों ही देशों का बहुत ज्यादा है, चाइना टॉप पे है, हम सेकंड पोजीशन पे है। बहुत जल्द हम इवन चाइना को सरपास कर जाएंगे बाय द ईयर 2027, या उससे पहले भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरत तो दोनों देशों की है, लेकिन चाइना जो है वो उसको लेकर के एक मोनोपोली बना रहा है। कहीं ना कहीं चाइना को लैंड तो वो घेर ही रहा है भारत को। अगर आपने उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखा होगा तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो यहाँ जो आपके सामने पाकिस्तान नजर आ रहा होगा, ठीक है, इस मैप में अगर आप देखोगे तो ये हमारा बेटा जो है पाकिस्तान, वो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से वो ग्वादार पोर्ट जो है वो बना रहे हैं, साथ साथ में उन्होंने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट भी एक्वायर कर लिया है 99 इयर्स के लीज पे, जो कि आपको देखो आप यहाँ समुद्री रास्ते से ये पार करने का जो है वो एक्सेस देता था, और यहाँ इंडिया से बहुत ज्यादा सटा हुआ है, तो हमारे सिक्योरिटी के लिए भी ये खतरा हुआ करता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो बांग्लादेश का जो है वो चिटागोंग पोर्ट वगैरह भी है, साथ साथ यहाँ करा कैनाल करने की बात कर रहा था वो। तो चाइना हर तरीके से कहीं ना कहीं इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है बाय द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। इसके साथ साथ में चाइना अभी वाटर वॉर भी चालू कर दिया है इंडिया के साथ में, और इंडिया जो है वो इस चीज को लेकर के कंसर्न है। इसके अलावा आप देखोगे तो अभी आपको यहाँ पर हम दिखाएं मिडिल ईस्ट में, तो आप मिडिल ईस्ट में देखोगे ये आपके सामने जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ये आप देखो यहाँ आपको नजर आएगा सऊदी अरेबिया वगैरह। तो ये चाइना जो है आपके सामने, ये चाइना रहा, और ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज यानी कि सऊदी अरेबिया। अभी चाइना और सऊदी का जो कोलैबोरेशन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। द रीजन बीइंग कि ये इंडिया के लिए खतरा है, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं अगर हम अंडर एस्टिमेट करेंगे, ऑल्दो हम यूएस के साथ हैं, लेकिन यूएस कैसा है कि 3 बार गलती कर चुका है। एक आपको याद होगा तो अफगानिस्तान को उन्होंने हल्के में ले लिया था और तालिबान जो है वो रिटेलिएट कर चुका है। दूसरा, उन्होंने रशिया को हल्के में ले लिया है, इस वजह से आज रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी बंद नहीं हो रहा है। और तीसरा, अब वो सऊदी अरेबिया को अगर हल्के में लेते हैं या फिर चाइना को हल्के में लेते हैं, बेसिकली अगर वो चाइना को हल्के में ले रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं यूएस की भी हार है। साथ साथ में आने वाले समय में चाइना जो है उसकी मोनोपोली पूरे दुनिया में रहेगी, और ये भारत के लिए बिल्कुल खतरा रहेगा, क्योंकि हमारा मेजर जो स्टेट्स है वो बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ में। तो ये हमारे लिए एक डिस्प्यूट भी है और ये हमारे लिए एक टेंशन भी है। तो बिल्कुल जो भी फर्दर अपडेट्स रहेगा उसको हम आप तक लेकर के आएंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा मुद्दा था, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा फ्रॉम द आईआर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और ये मैप है, आप मैप जब भी देखो आप बाकी का भी देख सकते हो किस तरीके से हमारे सामने, ये आपके सामने जो नॉर्थ साउथ अमेरिकन कंट्रीज नजर आ रही होंगी, ठीक है, और ये आप बाकी का भी मैप देख सकते हो। ठीक, अब नेक्स्ट हम आपको लिए चलते हैं, वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो 6 फरवरी को, जैसा कि आपको पता है, इनका बर्थ एनिवर्सरी जो रहा है उसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, और ये मतलब इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है ईयर 1987 में। और ये खुदाई खिदमतगर जो मूवमेंट है उसमें भी इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह में, साथ साथ में रॉलेट एक्ट वगैरह में महात्मा गांधी जी के समय में। तो इनका ओवरऑल पार्टिसिपेशन जो है वो काफी ज्यादा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको लिए चलते हैं। अभी कुछ लॉयर्स जो हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है इस वक्त के, जगदीप धनखड़ साहब, फॉर्मर गवर्नर वेस्ट बंगाल के, तो उनको हटाने की बात चल रही है। खैर ये मतलब वो बातें क्या है उस पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्वेश्चन कहां से बन सकता है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। आपको यहाँ पे लिए चलते हैं सीधा कि वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है भारत में। ठीक है, फर्स्ट हाईएस्ट क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड हाईएस्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन माने जाते हैं राज्यसभा के। एक्स ऑफिशियो क्या कि जिस दिन ये राज्यसभा में मेंबर चुने जाएंगे उस दिन ऑटोमेटिकली ये, मतलब जिस दिन ये राज्यसभा के चेयरमैन चुने जाएंगे उस दिन ऑटोमेटिकली ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए
चुन लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने है। साथ साथ में ये 5 साल के लिए रहते हैं, इनका जो टर्म है वो 5 ईयर का होता है और ये कंटिन्यू कर सकते हैं कि आगे भी ये रह सकते हैं। इवन इनका जो अगर टर्म है वो अगर एक्सपायर भी हो जाता है तो ये आगे भी रह सकते हैं जब तक इनका सक्सेसर कोई ऑफिस नहीं ले लेता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके इलेक्टोरल कॉलेज के लिए। तो आर्टिकल 66 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किए जाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के द्वारा। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स कौन कौन होता है, तो इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है उसके जो दोनों हाउसेस हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसके जो भी दोनों मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स भी और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी, ये दोनों ही मेंबर्स जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा हैं। अच्छा, जितने भी व्यूअर्स जो सिंसियरली एग्जाम देना चाहते हैं इस साल, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर आप सीजल लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन कौन मेंबर्स होता है। हम चाहेंगे कि आप सबसे भी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतना एफर्ट्स दे रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आपका भी उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन रहे, ताकि दोनों मिलकर के एक दूसरे के ग्रोथ में काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आपको लिए चलते हैं, वो है इलेक्टोरल कॉलेज के ही पॉइंट में कि इनको चुना जाता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है कि एक इंसान जो है वो ट्रांसफर, आप मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस किसको, सेकंड प्रेफरेंस किसको, उस तरीके से। और वोटिंग जो है वो सीक्रेट बैलेट, ये इंपॉर्टेंट है, ओपन बैलेट नहीं होती है, सीक्रेट बैलेट वोटिंग होती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए जब हम एमपीज के लिए इलेक्शन देने जाते हैं उस तरीके से वो ओपन बैलेट जो है वो यहाँ पे सीक्रेट बैलेट नजर आएगा आपको। ठीक है, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, अभी हटाने की ही बात, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करी गई है ना, तो रिमूवल क्या है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रिजाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से कभी भी। अगर उनको लगता है कि किसी पर्सनल रीजन से वो मतलब रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो वो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन किसको देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। ठीक है, इस वक्त कौन है, द्रौपदी मुर्मू। वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको हटाया जा सकता है इवन राज्यसभा के रिजोल्यूशन से भी, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के ही रिजोल्यूशन से। लोकसभा अगर रिजोल्यूशन लाती है तो नहीं माना जाएगा। पहली बार जो रिजोल्यूशन लाया जाएगा वो राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा ही होना चाहिए, और ये मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, जो कि मतलब इन शॉर्ट आप समझ लो कि 2/3 से ज्यादा का स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो जितने भी टोटल सदस्य हैं उन सबका सहमति होना चाहिए इस चीज को लेकर के, और लोकसभा का सिंपल मेजोरिटी यानी राज्यसभा का स्पेशल मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। फिर वो जब लोकसभा में आएगा तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अब ये मेजोरिटी की बात अगर हम कर ले तो जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 2/3 की बात होती है। सिंपल में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन सबका वोटिंग को सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो रिजोल्यूशन लाया जाएगा उसके पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस भी दिया जाता है टू द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओवरऑल आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा कि वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के क्यों चर्चा में विषय ये बना हुआ है। ऑल्दो वाइस प्रेसिडेंट को जो हटाने का है वो संविधान में उसको लेकर के कोई जिक्र नहीं है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके बारे में नहीं कहता कि यही एग्जैक्ट प्रोसेस है कि इस तरीके से हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अंतिम टॉपिक हमारा आज का, आप सबने न्यूज में देख ही लिया होगा कि टर्की में अर्थक्वेक आया है और इसको लेकर के 600 से ज्यादा लोग जो हैं वो फिलहाल के लिए मारे जा चुके हैं, और जो मैग्नीट्यूड है ये 7.8 मैग्नीट्यूड है, और ये टर्की और सीरिया वाले रीजन में आपको नजर आएगा। इवन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी इसको लेकर के कॉन्डोलेंसेस यानी कि दुख व्यक्त किया है। साथ साथ में बिल्कुल हमारे टीम से भी और हम सब से भी ये रहेगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम दुआएं दे सके उन लोगों के लिए, उन सबके फैमिलीज के लिए, फ्रॉम अ विजन इंस्टीट्यूट एज वेल, हम सबका बिल्कुल उन सबके साथ में ये रहेगा कि हम उनके दुख के समय में हमेशा खड़े नजर आएंगे। अब हम टर्की को देख लेते हैं मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टर्की क्यों इंपॉर्टेंट है। आप टर्की को आप देख सकते हो कि टर्की जो है वो किन किन कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो आप देखो यहाँ पे रशिया ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ आपको जॉर्जिया नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ में आप लेक वैन देखोगे, ये जो लेक वैन है ये बहुत ही मतलब सॉल्टीएस्ट लेक माना जाता है, जो कि टर्की में ही लोकेटेड है। माउंट अरात वगैरह आप देखोगे, ज्योग्राफिकली भी लेबानन, सीरिया ये सब भी आपको सटा हुआ नजर आएगा। आप देखो टर्की यहाँ से मेडिटेरेनियन सी नजर आ रहा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है, एजियन सी वगैरह, सी ऑफ क्रेट, आप कभी भी मतलब देख रहे हो तो इन सब चीजों को भी ध्यान से देखो। अब दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है जो टर्की के लिए फेमस हो जाता है, एक तो है बॉस्फोरस स्ट्रेट और दूसरा है डार्डानेलिस स्ट्रेट। ठीक है, बॉस्फोरस स्ट्रेट की बात कर ले तो ये जो है वो ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा के बीच में है। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो कि ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा के बीच में बॉस्फोरस स्ट्रेट है, और जो डार्डानेलिस है वो डार्डानेलिस सी ऑफ मारमारा और एजियन सी के बीच में डार्डानेलिस है। ठीक है, डार्डानेलिस सी ऑफ मारमारा और एजियन सी के बीच में आपको नजर आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स हैं, सॉरी चोक पॉइंट्स हैं, और इसको लेकर के आप ध्यान रखना। और ब्लैक सी आपको नजर आ ही रहा होगा, ब्लैक सी को जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जो उसको बॉर्डर शेयर करती हैं उसको याद करने का जो ट्रिक है वो है
टर्की, बर्गर, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। टी से टर्की तो आपको पता ही है, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया, जी से जॉर्जिया, ई से आपके सामने और आर से रशिया। ठीक है, तो ये एंटायर जो कॉन्सेप्ट है, ई से इजिप्ट होगा। ठीक है, बाकी का आपके सामने जो है वो कॉन्सेप्ट वो आपको नजर आ गया होगा कि किस तरीके से चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, और बाकी आप एंटायर जो है सारी चीजों को आप देख सकते हो अपने हिसाब से कि क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रहा है। बाकी काफी चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, उन सबको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अर्थक्वेक की बात कर लेते हैं। तो अर्थक्वेक जो है वो बेसिकली आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से भी हो जाता है, इवन इंटेंस कोलैप्स की वजह से भी हो जाता है, माइनिंग बहुत ज्यादा होता है तब भी देखने को मिल जाता है। और हमारे देश में जो अर्थक्वेक प्रोन जोन है तो 4 जोन में डिवाइडेड है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। इवन जो उत्तराखंड में आपको नजर आया होगा जोशीमठ वगैरह में जो सिंक हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो जोन 5 में है, इस वजह से वहां अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो वो जाहिर सी बात है कि कमजोर चीज को ऊपर आप बनाओगे तो वो बिखरना ही है। तो इस तरीके से आप अर्थक्वेक जो है वो नेचुरल कॉन्सेप्ट है, और अर्थक्वेक अगर 6 मैग्नीट्यूड से ज्यादा है तो खतरनाक माना जाता है। मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी को मापने के लिए ही ओवरऑल सिस्मोग्राफ करके एक इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक को मापता है। और अर्थक्वेक ओवरऑल एक आपको बॉडी वेव्स नजर आएगा, एक आपको सरफेस वेव्स नजर आएगा। तो जो बॉडी वेव्स है हम आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड कुछ नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बॉडी वेव्स जो है, एक बॉडी वेव्स है और एक सरफेस वेव्स है। बॉडी वेव्स में एक आता है आपका प्राइमरी और एक आता है आपका सेकेंडरी। ठीक है, तो जो प्राइमरी है ये पास होता है दोनों से ही, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों से पास हो सकता है, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी और गैस से भी। जबकि जो सेकेंडरी है ये आपका सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ही पास होता है। ठीक है, और इवन सेकेंडरी जो है वो स्लो है, प्राइमरी जो है वो फर्स्ट है, जो यानी कि थोड़ा सा ये फास्ट है, ये पहुंचने में भी ये तेज है। तो इस वजह से प्राइमरी वेव्स जो है तो ये फर्स्ट है और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से पास हो सकता है। सेकेंडरी वेव्स जो है वो स्लो है और ये सिर्फ सॉलिड से ही पास होता है। ओवरऑल एंटायर जो कॉन्सेप्ट है बाकी अर्थक्वेक का वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है डिटेल में। टर्की का लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है वो भी हमने देख लिया है, और बाकी सारी चीजें जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रही है, इवन इंडिया चाइना को भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। तो ये था आज का एंटायर डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। कुछ और अगर आप सब यहाँ पे इनिशिएटिव में रिफॉर्म लाना चाहते हो तो आप सब कमेंट सेक्शन में ओपन है, आप बता सकते हो कि किस और तरीके से आप सबके लिए ये इसको और इंटरेस्टिंग रखा जाए, क्वेश्चंस के फॉर्म में या रिपोर्ट्स के फॉर्म में, नेशनल पार्क्स, रिवर्स, कुछ भी आप कहोगे यू आर मोस्ट वेलकम। साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स तक आप इन वीडियोस को भेजो। इसको बनाने में लिटरली बहुत मेहनत जाती है, लेकिन आप अगर कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो तो बस इतना कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। ट्रस्ट मी भाई, इसके लिए ज्यादा एफर्ट नहीं जाता है। तो बिल्कुल मिलते हैं और एक दूसरे के ग्रोथ में आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।